इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 12 की नई एनसीईआरटी हिस्ट्री की उसकी पहली बुक से। ईंटें, मनके तथा अस्थियां, हड़प्पा सभ्यता के बारे में है ये। सबसे पहले इसमें एक चित्र दिया गया है, एक हड़प्पाई मोहर का। इस मोहर के अंदर जो जानवर दिखाया गया है, इस जानवर को बहुत से लोग वृषभ समझने की भूल कर लेते हैं। वृषभ बहुत मोहरों पर लिखा हुआ मिलता है, बहुत मोहरों पर छपा हुआ है वो जानवर, लेकिन ये वृषभ नहीं है। इस जानवर को आप यूनिकॉर्न कहेंगे। और वैसे यूनिकॉर्न नाम का कोई जानवर दुनिया के इतिहास में न हुआ है न अभी है, अवशेष आज तक नहीं मिले हैं। ये एक काल्पनिक जानवर माना जाता है। यूनिकॉर्न को एक काल्पनिक जानवर माना जाता है। इसके चित्र हड़प्पा सभ्यता में तो मिले ही हैं, इसके अलावा चीन से या यूनान की सभ्यता में भी इस प्रकार के चित्र हमें मिलते हैं और यूनिकॉर्न के बारे में जानकारी मिलती है। एक सींग वाला ये एक जानवर है, लेकिन ऐसा जानवर वास्तव में हुआ है, इसके अवशेष कहीं पर भी नहीं मिले हैं। तो इस जानवर को आप यूनिकॉर्न कहेंगे। और हड़प्पा सभ्यता की लगभग 75% मोहरों पर आपको इसी जानवर का अंकन मिलता है, ये जानवर। इसके अलावा और भी बहुत से जानवर हैं जिसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो मोहर मैं आपको दिखा रहा था वो है। फिर उसके बाद में ये एक यूनिकॉर्न की मोहर है, ये भी एक यूनिकॉर्न की मोहर है। इसके अलावा कुछ और जानवरों के अंकन आप देख सकते हैं। जैसे ये मैं बता रहा था, ये वृषभ है। अब वृषभ क्या होता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। ये यूनिकॉर्न हो गया। उम्मीद करता हूँ कि यूनिकॉर्न के बारे में तो आप समझ गए होंगे। इसको यहाँ से मिटा देते हैं, यूनिकॉर्न। अब इसके तस्वीर के बारे में बताने से पहले एक बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा अंकन हमें मिलता है यूनिकॉर्न का, उसके बाद में वृषभ का मिलता है। अब वृषभ को आप कहेंगे बैल, या वैसे सांड भी कह सकते हैं, लेकिन बैल और सांड एक नहीं होते। वैसे एक होते हैं लेकिन शब्दों में अंतर है थोड़ा सा। सांड को नियंत्रित करने के लिए उसका कस्ट्रेशन किया जाता है, यानी उसको बधियाकरण किया जाता है। बैल का बधियाकरण जब कर दिया जाए, नहीं सॉरी, सांड का बधियाकरण कर दिया जाए तो वो बैल बन जाता है। बधियाकरण के बाद सांड को आप क्या कहेंगे? बैल कहेंगे। कास्ट्रेशन की पूरी प्रोसेस आप नेट पर सर्च कर सकते हैं क्या होती है। यानी उसके बाद उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा संयमित हो जाता है, नहीं तो इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। काफ़ी आक्रामक व्यवहार इनका होता है। और बधियाकरण किया जाता है बैलों का, अभी पुराने समय में भी किया जाता था, अब भी किया जाता है। तो सांडों का बधियाकरण करके उनको बैल बना लिया जाता है और उसके बाद उनको जैसे जोतने के लिए या अन्य कामों के लिए काम में लिया जा सकता है। तो सांड और बैल, अंग्रेजी में इनको कहते हैं, जैसे सांड को कहते हैं बुल और बैल को कहते हैं ओक्स। तो इसी को लिए आप शब्द इस्तेमाल, जो हमारा बैल है इसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वृषभ। तो वृषभ बैल भी हो सकता है, सांड भी हो सकता है। या अंग्रेजी में इसके लिए एक दूसरा शब्द आता है, वो भी आप देख सकते हैं। अब हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की। ये जो मैंने आपको मोहर दिखाई, ये बतानी जरूरी थी क्योंकि बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि वृषभ बता रहे हैं लोग इसको, लेकिन ये वृषभ नहीं है, ये यूनिकॉर्न है। और ये जो ऊपर साइन दिखा रहे हैं, ये कोई मछलियां वगैरह नहीं है, ये हड़प्पाई लिपि है और उसमें ये मछली जैसे चिन्ह है। ये जो ऊपर चिन्ह आपको दिख रहे हैं, ये हड़प्पा सभ्यता के चिन्ह है, उनकी लिपि के चिन्ह है। और उनकी लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई है। उनकी जो चित्रात्मक लिपि है वो आज तक कभी पढ़ी नहीं गई है, उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। तो ये हड़प्पाई लिपि के कुछ चित्र हैं। इसके आगे जो दिया गया है, ये नांद जैसा कुछ दिख रहा है। नांद आपने सुना हो, जो जानवरों का चारा डालने के लिए होती है, उस प्रकार से कुछ आकृति दिखाई दे रही है। जब भी मैं आपको देखिए कुछ क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। जब भी आपको ये जो यूनिकॉर्न का चित्र मिलेगा, इसके आगे ये नांद जरूर दिखाई देती है। दूसरी बात, इसका मुंह हमेशा दाईं तरफ होता है। अभी आपको बाईं तरफ दिख रहा है, लेकिन जब ये सील लगाएंगे तो इसका मुंह दाईं तरफ आता था। तो एक ही तरफ इसका मुंह है, हमेशा दाईं ओर है। अब मोहरों की बात चल रही है, तो मोहरें बनाई किससे जाती थी? हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें हैं वो सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। ये एक नरम पत्थर होता है सेलखड़ी, और अंग्रेजी में इसको कहते हैं स्टीटाइट, या इसको सोप स्टोन भी बोलते हैं। सोप स्टोन, इसी का नाम है सेलखड़ी। इससे हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें बनाई जाती हैं। तो क्वेश्चन भी आता है कि हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें किस पत्थर से बनी हैं, तो आप उसका नाम लिखेंगे सेलखड़ी। अब थोड़ा थोड़ा हम पाठ पढ़ना शुरू करते हैं। इसके बीच बीच में मैं इस प्रकार की रोचक बातें आपको बताता रहूँगा। यह दिया गया है कि संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु हड़प्पाई मोहर है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित हैं, यानी खुदे हुए हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। यानी ये कोई मतलब शाही से छपाई नहीं है, ये उत्कीर्णित है, यानी इसके ऊपर खुदाई की गई है। तो ये हड़प्पाई लिपि है जिसको अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, और कुछ जानवरों के चित्र यहाँ पर मिलते हैं।
फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय में बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं जैसे उनके आवासों, मृत भांडों, आभूषणों, औजारों तथा मोहरों, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। उनके जो भी इन सब के बारे में चर्चा आएगी। उनके जो पुराने बचे हुए घर हैं, जो शहरों की खुदाई हुई है, जैसे सामान्य नाम आपने सुने होंगे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, राखीगढ़ी, बनावली या कालीबंगा का नाम राजस्थान के विद्यार्थियों ने जरूर सुना होगा। तो उनके जो आवास हैं पुराने, उनके जो मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, औजार हैं, मोहरे हैं, उनके माध्यम से हमें उनकी सभ्यता की जानकारी मिलती है, क्योंकि उनकी लिपि अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं और ऐसे उनके कोई ग्रंथ लिखे हुए मिले भी नहीं है। कुछ कुछ अक्सर कहीं पर लिखे हुए हैं और उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। यानी खुदाई में मिले हुए जो भी अवशेष हैं उनकी व्याख्या कैसे करते हैं और उनकी व्याख्याओं में भिन्नता कैसे आ जाती है। यानी अलग अलग इतिहासकार एक ही तरह की वस्तुओं की, एक ही तरह के साक्ष्यों की अपने तरीके से व्याख्या कैसे कर सकते हैं, वो भी हम पाठ की प्रगति के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। इसके बाद में है पारिभाषिक शब्द, स्थान तथा काल। पहले हम चित्र देख लेते हैं। दाईं तरफ दो फलक दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं, मैं ब्लू निशान लगा रहा हूँ। ये फलक हैं और एक प्रकार के औजार हैं, इनके कोने हैं वो नुकीले किए गए हैं। इसके अलावा आपको दिखाई दे रहे हैं 3 बाट यहाँ पर, और ये मन के हैं। इनको यहाँ से पिरोकर और माला बनाकर पहना जाता था। ये कुछ चित्र हैं, अब हम पढ़ लेते हैं। यहाँ सबसे पहले जानकारी दी गई है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। हड़प्पा संस्कृति। अब संस्कृति और सभ्यता शब्द में वैसे तो काफ़ी सारे अंतर हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम पुरातात्विक जो साक्ष्यों के संदर्भ में जो पुरातत्वविद संस्कृति शब्द इस्तेमाल करते हैं वो कैसे हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण यदि हम बात करें तो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व है। अभी मैं इसमें विस्तार से बात करूंगा। 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व एक विशेष समय हो गया। इस विशेष समय में किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में आसपास के इलाकों में यदि एक जैसी शैली से संबंधित, जैसे मोहरे मिले, मनके मिले, बाट मिले या उनके मिट्टी के बर्तन मिले, एक जैसी ईंटें मिले, तो हम उसको एक संस्कृति मान सकते हैं कि ये एक ही जैसी यहाँ पर संस्कृति है। और उसके लिए नाम कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? जो संस्कृति हमने सबसे पहले जिस स्थान से ढूंढी है। जैसे हड़प्पा सबसे पहले स्थान खोजा गया तो हड़प्पा संस्कृति कह दिया गया। तो ऐसे ही पाषाण काल में हमने एक जोरवे संस्कृति, कक्षा 12 के विद्यार्थियों को इतनी जानकारी शायद नहीं होगी, जोरवे संस्कृति पढ़ते हैं महाराष्ट्र में। तो जोरवे में सबसे पहले वहां पर पता चला उस स्थान का। उसके बाद में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में उस जैसी ही जो भी संरचनाएं हमें मिली, तो उसके लिए जोरवे संस्कृति ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बहुत सारे इलाकों में एक जैसी मोहरे, एक जैसे मनके, बाट, पत्थर, ईंटें मिली, तो इसके लिए एक संस्कृति शब्द इसके इस्तेमाल किया गया। और सबसे पहले हड़प्पा में जो खुदाई हुई या हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया तो इसके लिए हड़प्पा नाम आता है। तो इसलिए संस्कृति शब्द इस्तेमाल किया जाता है। पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंधित पाए जाते हैं। यानी एक विशेष टाइम में, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में एक जैसी ही शैली की वस्तुएं पाए जाना एक संस्कृति को इंगित करता है। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में इन विशिष्ट पुरावस्तुओं में कौन सी वस्तुएं मानेंगे हम? मोहरे, मनके, बाट, पत्थर के फलक और पकी हुई ईंटें सम्मिलित है। ये वस्तुएं अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है एक प्रांत, और गुजरात जैसे क्षेत्रों में मिलती हैं। इसके अलावा राजस्थान में भी मिलती हैं, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में। अभी हम जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो उनके बारे में बात करते जाएं, जो एक दूसरे से लंबी दूरी पर स्थित हैं, लेकिन यहाँ पर वस्तुएं हैं वो एक जैसी मिलती हैं। इसलिए इसको एक संस्कृति माना गया और उसको हड़प्पा संस्कृति कहा गया। नाम के बारे में चर्चा कर ही दूं मैं यहाँ पर। जैसे एक नाम आपको मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा नाम आपको मिलता है सिंधु सरस्वती सभ्यता। एक मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा आपको मिलता है सिंधु सरस्वती, और तीसरा आपको मिलता है हड़प्पा सभ्यता। अब इनमें से सही नाम कौन सा है? सारे ही नाम वैसे तो सही है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता शुरुआत में कहा गया जब इसके जो शुरुआती स्थान है, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, ये अधिकांश आपको शुरुआती स्थान है वो सिंधु नदी की घाटी में मिलते हैं। अब उसके बाद में जो स्थान है वो राजस्थान में भी मिले, हरियाणा में मिले, और उसके बाद के जो स्थान है जैसे घग्गर हागरा रीजन में जो सरस्वती नदी लुप्त हो गई उस इलाके में मिलते हैं। जैसे मैं यदि आपको चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूं, ये रहा, जैसे यहाँ से है, तो यदि इसमें आपको चित्र में इसमें भी दिख रहा है, तो यहाँ से सिंधु नदी आ रही है
ठीक है, ये यहाँ सिंधु नदी है। अब यहाँ आपको दूसरी ये इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज वगैरह ये, और इसके स्थान शुरुआत में यहाँ मिले इसलिए नाम कहा गया। फिर यहाँ भी इसके स्थान मिले हैं, यहाँ भी मिले हैं, तो बाद में ये जो स्थान मिले यहाँ पर, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ पिंक से, ये जो स्थान यहाँ पर आपको मिले हैं, ये घग्गर हाकरा रीजन में या सरस्वती नदी जहाँ से बहती हुई मानी जाती है उस इलाके में मिले, तो इसके लिए इसका नाम रख दिया गया सिंधु सरस्वती। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं, जैसे कि मैं वापस उस पेज पर चलता हूँ। जैसे कि भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उससे पहले भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश एक ही बात थी। उस समय खुदाई पहले हुई है 1921 1922 से शुरू हो गई, आप जानते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। तो पहले के जो स्थान है वो अधिकांश स्थान पाकिस्तान में चले गए, भारत में कुछ ही स्थान मिले। और सिंधु सभ्यता जो नाम है वो नाम जुड़ता है ज़्यादातर, या हड़प्पा नाम यदि वो जुड़ता है तो वो जुड़ता है पाकिस्तान के साथ में। तो इसलिए भारतीयों ने ये सोचा कि क्योंकि इसके जो क्षेत्र हैं वो सरस्वती नदी घाटी में भी मिले हैं, तो इसलिए इसका नाम अब सिंधु सरस्वती सभ्यता कर देते हैं। लेकिन इतिहास की श्रेणी में यदि हम देखेंगे इतिहास में नामांकन कैसे होता है, तो इतिहास में जिस संस्कृति या सभ्यता का जो पहला स्थान खोजा जाता है उसके आधार पर नामकरण होता है। तो इसलिए इस सभ्यता का नाम किया जाता है हड़प्पा सभ्यता। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहला स्थान इसका खोजा गया हड़प्पा, इसलिए। अब आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम पर किया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका काल निर्धारण 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व के बीच किया गया है। यहाँ पर मैं आपको 3 डेट्स बताऊंगा और उन डेट्स के लिए भी मैं वापस ले चलता हूँ। यहाँ पर आपको ये देखिए, यहाँ पर आपको डेट्स दिखाई दे रही हैं। अब सामान्य तौर पर मैं आपको बांट कर दिखाता हूँ, आप बाईं तरफ एक बार नजर हटा लीजिए। 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व, 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व, ये ईस्वी पूर्व ईस्वी बीसी क्या है ये अभी भी इस चैप्टर में ही हमारे आएगा। 3200 से 2600 ईस्वी पूर्व, इसको आरंभिक हड़प्पा सभ्यता यानी प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन या कल्चर हम कहेंगे। हड़प्पा सभ्यता जो परिपक्व है, जिसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो जैसे शहर हैं, पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल है, वो जो काल है वो है 2600 से 1900 ईस्वी। तो आप हड़प्पा सभ्यता का काल तो 2600 से 1900 ही मानेंगे। उत्तर हड़प्पा सभ्यता यानी ऐसा तो नहीं है कि सारे ही स्थान एक साथ नष्ट हो गए हों, कुछ उनके अवशेष बचे रहे, लोग निवास करते रहे, धीरे धीरे वहां पर सभ्यताएं लुप्त हुई हैं। तो इसके बाद का जो समय आता है 1900 से 1300 ईस्वी पूर्व तक का, वो जो समय है उसको उत्तर हड़प्पा सभ्यता या लेटर हड़प्पन कल्चर हम कहेंगे। अब ये जो अलग अलग विद्वानों ने इसकी तिथियां अलग अलग मानी हैं, जैसे जॉन मार्शल ने इसकी तिथि 3250 से 2750 ईस्वी पूर्व मानी है, और रेडियो कार्बन के आधार पर यानी वैज्ञानिक विधि से यदि हम बात करें तो इसकी तिथि मानी गई है 2350 से 1750 ईस्वी पूर्व तक। और बाकी विद्वानों की यहाँ पर दी गई है, 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सारी डेट्स ही इंपॉर्टेंट है। अब वापस चलते हैं। तो इसका काल निर्धारण हो गया 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व एनसीईआरटी के अनुसार। और इसको यदि हम अलग अलग नाम दें तो जैसे ये जो आपकी सभ्यता अभी आपको बताई, ये आरंभिक हड़प्पा सभ्यता होगी, या इसको प्राक हड़प्पा सभ्यता भी बोलते हैं। ये उत्तर हड़प्पा सभ्यता होगी बाद वाली, इसको परवर्ती भी बोलते हैं, परवर्ती हड़प्पा सभ्यता। और जिसके दौरान ये शहर बने हैं, ये पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, हड़प्पा सभ्यता जिसको हम कहते हैं 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व, इसको आप परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता। यह इसको अलग छांटने के लिए कहते हैं नगरीय हड़प्पा सभ्यता। ये सारे नाम इसके लिए इस्तेमाल हो गए। जो मुख्य हड़प्पा सभ्यता का काल है 2600 से 1900, उसको हम सिर्फ हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता कह सकते हैं, नगरीय हड़प्पा सभ्यता भी कह सकते हैं। इस क्षेत्र में इस सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियां अस्तित्व में थी, जिन्हें क्रम से आरंभिक तथा परवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। जो मैंने अभी आपको बताई 3200 से 2600 और 1900 से 1300 वाली आरंभिक और परवर्ती हड़प्पा सभ्यताएं। इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। कौन सी को? 2600 से 1900 वाली को, मैच्योर हड़प्पन कल्चर। जब अभी मैंने आपको बताया विकसित या परिपक्व हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें दिया गया है, देखिए कुछ ईस्वी, इसका एक मैप दिया गया है स्थानों का, और मैप के माध्यम से पहले मैं आपको कुछ ये भी दिखा देता हूँ कि इसका फैलाव कहाँ तक है, ताकि हम जान पाएँ किस कालखंड की बात है। वो तो हमने कर ली, इसका फैलाव कहाँ तक है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूँ। उत्तर की तरफ जम्मू कश्मीर, इसमें इसका मांडा नामक लास्ट स्थान है। ऊपर यदि आप देखेंगे तो मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे लास्ट है।
दक्षिण दिशा में यदि आप देखेंगे तो दैमाबाद, दैमाबाद भी लिखते हैं इसको, दायमाबाद लिखते हैं, ये महाराष्ट्र में आखिरी स्थान है और इनके बीच की दूरी है 1400 किलोमीटर। पूर्व और पश्चिम में देखेंगे तो पूर्व में लास्ट है इनका आलमगीरपुर, ये जो स्थान है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में आलमगीरपुर, नीचे लिख देता हूं मैं आलमगीरपुर, वैसे लिखा हुआ भी है। और लेफ्ट साइड में है लास्ट स्थान है सुत का गेंडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है और ये पूर्व से पश्चिम यदि आप दूरी देखेंगे तो ये 1600 किलोमीटर है, ये 1600 किलोमीटर है, उत्तर से दक्षिण इसकी 1400 किलोमीटर है। हालांकि मैं आपको एक मैप और भी दिखाऊंगा कि आपको इसकी दूरी के बारे में थोड़ा आइडिया हो जाए। ये जो मैं आपको दूरी बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आपको मांडा नामक स्थान दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं चित्र को सीधा कर लेता हूँ एक बार। ये देखिए यहाँ पर आपको मांडा दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ मांडा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसका आखिरी स्थान है, इसके ऊपर एक स्थान हमें शोर्तुगाई मिलता है यहाँ पर अफगानिस्तान में, लेकिन यहाँ तक संस्कृति फैली नहीं है। ये एक इनकी व्यापारिक चौकी मानी जाती है जो कि स्थित है अफगानिस्तान देश में, अफगानिस्तान में है ये इनकी चौकी। इनके बीच में कोई हड़प्पा संस्कृति नहीं है, तो हड़प्पा संस्कृति का लास्ट स्थान तो हम यहाँ तक मानेंगे मांडा तक, लेकिन इसके ऊपर अफगानिस्तान में भी एक स्थान हड़प्पा संस्कृति का है, या मुंडीगाक में जो हेलमेट कल्चर है उस वहाँ भी हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले हैं, ये दोनों ही अफगानिस्तान में है। और यहाँ पश्चिम दिशा में आपको यहाँ पर एक बंदरगाह मिलेगा सुत का गेंडोर, जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, और नीचे महाराष्ट्र में दैमाबाद, और पूर्व दिशा में लास्ट में आपको मिलेगा, जैसे यहाँ तो इस चित्र में दे नहीं रखा, ये बनावली के थोड़ा सा, बनावली राखी गढ़ी के थोड़ा सा ऊपर की तरफ आपको मिलेगा, राखी गढ़ी से थोड़ा सा साइड में यहाँ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में। तो ये इसका फैलाव है उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर। इनके कौन कौन से स्थान है वो मैंने आपको बताए, जैसे यहाँ पर ये सुत का गेंडोर इस चित्र में भी दिखाया गया है, मांडा यहाँ पर भी दिखाया गया है दक्षिण वाले, और ये जो राखी गढ़ी के बाद में वाला जो स्थान है ये यहाँ पर नहीं दिखाया गया है, उत्तर प्रदेश वाला यहाँ कहीं है आलमगीरपुर। और दक्षिण में थोड़ा सा नीचे यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ कहीं आपको मिलेगा, आपको पेन का निशान दिख रहा है आपको यहाँ पर आपको मिलेगा दैमाबाद महाराष्ट्र में। अब कुछ जानकारी दी गई है जो निश्चित रूप से कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, छोटे अक्षर हैं। अंग्रेजी में बीसी शब्द, इसको मैं पढ़ने की बजाय मैं वैसे ही बता देता हूँ। शब्द इस्तेमाल होते हैं, देखिए बीसी और एडी, और हिंदी में इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं हम ईस्वी पूर्व। इसके अलावा भी है, वो भी मैं बात करूंगा। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व के सालों के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे ईसा मसीह के जन्म की तारीख में विवाद है, वो 4-5 ईस्वी में माना जाता है, लेकिन हम 1 ईस्वी मानकर बात करते हैं कि 1 ईस्वी में जन्म हुआ ईसा मसीह का, ये हम मान लेते हैं। इसके बाद में आएगा हमारा 2, इसके बाद में आएगा 3, ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते अभी चल रहा है हमारा 2021। इससे पीछे की तरफ जाएंगे तो 1 ईस्वी से पहले आएगा 1 ईस्वी पूर्व, उससे पहले आएगा 2 ईस्वी पूर्व, ऐसे हम पीछे चलते जाएंगे। अब ये जो ईस्वी है इनको हम लिखते हैं एडी, अधिकांशतः आपने देखा होगा एडी, या इसको हम लिखते हैं ईस्वी। इससे पहले के हैं इसको हम लिखते हैं बीसी, या इसको हम लिखते हैं ईस्वी पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पहले। और बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा के जन्म से पूर्व बीसी। और एडी एनो डोमिनी लैटिन भाषा का शब्द है, इसका मतलब है ईश्वर के जन्म का वर्ष। एनो डोमिनी का मतलब है, यहाँ पर दिया भी गया है एनो डोमिनी, ईश्वर के जन्म का वर्ष या ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, जैसा कि पुस्तक में दिया गया है। इसके अलावा कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं आजकल, देखिए कौन से शब्द इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सीई, पहले बीसी ही लिखता हूँ, और सीई दिशा वही रखते हैं। बिफोर कॉमन एरा यानी सामान्य सम्मत से पहले, ये हिंदी में जैसे मैंने एक जो उपिंदर सिंह की पुस्तक आती है इतिहास में, उसमें देखा था सामान्य सम्मत पूर्व, और इसको लिखते हैं सामान्य सम्मत, सीई कॉमन एरा, यानी 1 ईस्वी जो हम जिसको हम लिखते हैं उसके बाद के सालों के लिए 1 ईस्वी से 2021 तक, उसको तो हम लिखेंगे सीई, और उससे पहले वाले को लिखेंगे हम बीसीई, बिफोर कॉमन एरा, यानी सामान्य सम्मत से पूर्व। ये शब्द इस्तेमाल हो जाते हैं। एक बीपी शब्द इस्तेमाल हो जाता है, वो वर्तमान से पहले की सभी तारीखों के लिए लगाया जाता है, बिफोर प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है। उसका कोई ज़्यादा विशेष हमारे जो योगदान है वो नहीं रहेगा, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा भी हम नहीं करेंगे। आजकल इस्तेमाल होता है सीई और बीसी ही, ज़्यादातर पुस्तकों में आपको बीसी और एडी मिलेगा, और हिंदी में यदि बात करें तो आपको मिलेगा ईस्वी और ईस्वी पूर्व। ये सामान्य जानकारी
जो तिथियों के बारे में आपको होनी चाहिए। तो यहाँ जो पढ़ा लिखा हुआ है वो आप शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वयं ही पढ़ लेंगे, यही जानकारी इसके अंदर दी गई है। जैसे इतिहास के विद्यार्थियों के लिए मैं बता दूं जो कक्षा 12 में नए जुड़े हैं, जैसे आपको कोई लिख दे कि 200 ईस्वी पूर्व है, 200 BC लिख दे या ईस्वी पूर्व है, तो इसका मतलब 2021 तो ईस्वी हो गए, इससे पीछे जाएंगे आपको 2021 साल पीछे जाना पड़ेगा, और उससे भी पीछे जाएंगे आप 200 साल, तो हो जाएगा 2221 वर्ष पूर्व की वो बात हो जाएगी। यानी ये जो है ना, यदि आप यहाँ 2021 में पहुंच गए तो पीछे चलते जाएंगे तो 1 तक जाएंगे तो 2021 साल हो जाएंगे। उसके बाद में आएगा 1 ईस्वी पूर्व, 2 ईस्वी पूर्व, 3 ईस्वी पूर्व, 4 ईस्वी पूर्व, और ऐसे करते आएगा 200 ईस्वी पूर्व। तो आप 2021 में 200 जोड़ेंगे तो इतने साल पुरानी वो बात हो जाएगी। तो ईस्वी पूर्व तक आप जाएंगे तो पहले आपको 2021 तो सीधा ही उसमें जोड़ना पड़ेगा कि इतना पीछे तो हमें जाना ही है, तब 1 ईस्वी आएगा, उसके बाद में ईस्वी पूर्व 1 से स्टार्ट होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या दिया गया है। ये BCE और ये इसकी सबकी बातें मैंने कर ली हैं। ये हड़प्पा सभ्यता के काफ़ी स्थान दे रखे हैं, आप मैप में इसके अंदर देख सकते हैं। फिर इसके बाद में आरंभ, यहाँ से शुरुआत दे रखी है, और बाईं तरफ आरंभिक तथा विकसित हड़प्पा संस्कृतियों के बारे में दे रखी है कि बस्तियों की संख्या कितनी मिली है। हालांकि इनमें भी बदलाव होता रहता है समय समय पर। सिंध में और चोलिस्तान, जैसे भारत में जो थार का रेगिस्तान है राजस्थान से सटा हुआ, उसके पास में पाकिस्तान से सटा हुआ जो रेगिस्तान है वहाँ उस इलाके को कहा जाता है चोलिस्तान। तो बस्तियों की संख्या सिंध में कितनी मिली है, चोलिस्तान में कितनी मिली है, कहाँ कौन कौन सी बस्तियाँ टोटल कितनी है, विकसित की कितनी है और आरंभिक हड़प्पा सभ्यता की कितनी है, वो जानकारी इसके अंदर दे रखी है। सिर्फ ये देखने लायक है, मेरे समझाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ हम शुरुआत करते हैं। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में रही थी। जो मैंने आपको बताया, विकसित हड़प्पा सभ्यता है 2600 से 1900, तो 2600 ईस्वी पूर्व से पहले भी ऐसी संस्कृतियां यहाँ पर विद्यमान रही हैं, जो धीरे धीरे मैच्योर होती गई, नई कलाकृतियां वो सीखते गए, पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना सीख गए। तो उससे पहले भी वहां पर संस्कृतियां विद्यमान रही हैं। हालांकि ये नहीं है कि हर स्थान पर क्रमशः ही रही हो, बीच में कुछ समय के लिए वहां पर हो सकता है आबादी वहां से चली गई हो या नष्ट हो गई हो और दोबारा वहां पर बस गया हो, ऐसा संभव है, जो कि इसमें जानकारी दी हुई है पुस्तक के अंदर। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबद्ध थी, यानी इनमें मिट्टी के बर्तन बनाने की शैली एक जैसी थी, तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन तथा कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य मिलते हैं। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग न के बराबर थी, जबकि परिपक्व में हम देखते हैं कि कितने बड़े बड़े शहर वहां पर विकसित हो गए थे। कुछ स्थलों पर बड़े पैमाने पर इलाकों में जलाए जाने के संकेतों से तथा कुछ अन्य स्थलों के त्याग दिए जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि आरंभिक हड़प्पा तथा हड़प्पा सभ्यता के बीच क्रम भंग था। यानी आरंभिक हड़प्पा है 3200 से 2600, और इसके बाद में ऐसा नहीं है कि वो लोग चले गए और उसकी जगह अचानक ही दूसरे लोग आ गए। या तो कंटिन्यू वो चलते रहे हैं और धीरे धीरे उनकी सभ्यता का विकास हुआ है, या कुछ स्थानों पर बस्तियों के जले जाने के अवशेष मिले हैं कि वो जलाई गई हैं। कुछ स्थानों पर हमें ऐसे अवशेष मिले हैं कि वो स्थान बीच में कई वर्षों तक खाली रहे हैं, यानी छोड़ दिए गए हैं, और फिर बाद में दोबारा वहां पर लोग आकर बसे हैं, यानी उनके बीच में क्रम टूटा हुआ नजर आता है। फिर बाद में दोबारा सभ्यताएं विकसित वहां पर हुई हैं और उस दौरान हम परिपक्व हड़प्पा सभ्यता देख सकते हैं। तो सभी प्रकार की वहां संभावनाएं हैं। जीवन निर्वाह के तरीके, यानी वो उनका भोजन कैसा होता था, क्या वो खाते थे। आपने मानचित्रों 1 तथा 2 में, वो अभी 1 तो पीछे चला गया है, दूसरा मैं आपको दिखा देता हूं। ये जो मानचित्र 2 है, ये प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता की जो बस्तियां हैं, ये पाकिस्तान में हैं सारे। ये सीसवाल है, ये हरियाणा के आसपास आ गया, राजस्थान हरियाणा वाले इलाके में ये बस्तियां हैं प्री हड़प्पन कल्चर की। तो ये हड़प्पा, विकसित हड़प्पा सभ्यता के पहले की जो बस्तियां हैं उनका चिन्ह यहाँ पर लगाया गया है, इनको आप देख सकते हैं। तो ये तो दूसरा मैप है, और एक वो पहले वाला मैप था जिसके अंदर हड़प्पा के स्थान दिए गए थे, उसके बारे में बताते हुए पुस्तक में जानकारी दी गई है। आप साथ में, यदि आपके पास बुक हो तो और भी अच्छी बात है, आप साथ में खोल सकते हैं। आपने मानचित्रों 1 तथा 2 में देखा होगा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये जो 2600 ईस्वी पूर्व से विकसित हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत होती है, इससे पहले भी इन स्थानों पर ये जो सभ्यताएं हैं वो विद्यमान थी, जिसको हम आरंभिक हड़प्पा सभ्यता या प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन या कल्चर कह रहे हैं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें जीवन निर्वाह के तरीके शामिल हैं एक समान थे, यानी प्रारंभिक में और विकसित में। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिसमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। यानी पेड़ पौधों से जो फल फ्रूट उनको मिलते थे,
उनसे भी वो भोजन करते थे, वो खेती भी करते थे और जानवरों का मांस भी वो खाते थे, मछलियां भी खाते थे। जले अनाज के दानों, यहाँ एक विशेष बात आएगी, तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। पुरातत्वविद जो पुरानी वस्तुओं की छानबीन करते हैं, खुदाई करते हैं, उनके बारे में जानकारियां देते हैं। तो जले हुए अनाज के दानों से, यहाँ पर सामान्य अनाज के दाने क्यों नहीं लिखा गया है? जले हुए अनाज के दानों में ऐसी क्या भिन्नता होती है, ये मैं आपको बता देता हूँ। यदि कोई अनाज है या लकड़ी है, यदि उसको जला दिया जाता है, जल जाता है, तो उसकी उस समय की उम्र निकालना आसान रहता है। कैसे आसान रहता है? बिल्कुल शॉर्ट में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। एक विधि होती है थर्मोल्यूमिनिसेंस। थर्मोल्यूमिनिसेंस ये एक विधि है पुरानी वस्तुओं की डेट निकालने की। एक मान लीजिए बीज है किसी भी अनाज का, यदि उस बीज को जला दिया जाता है तो, या कोई भी वस्तु है उसको जला दिया जाता है, तो प्रकृति के अंदर उस बीज ने जितने भी जो इलेक्ट्रॉन इकट्ठा किए थे वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे। जलने के बाद में वो इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएंगे, और जलने के बाद में मान लो वो बीज वहीं पड़ा है 2000 साल से, 3000 साल से, 4000 साल से, तो इतने सालों में एक स्थायी दर से उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होते रहते हैं। दोबारा वो प्रक्रिया उसके अंदर शुरू हो जाती है। और जब आप आज के समय में उसको खोजेंगे ज़मीन के अंदर कहीं से और उसमें दोबारा आग लगाएंगे, तो वो उतने ही प्रोटॉन मुक्त कर देगा जितने उसने इकट्ठे किए हैं। और वो जो रेडियो कार्बन वगैरह जो भी बोलते हैं, रेडियो कार्बन पद्धति C14 के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा एक दिन। तो यदि इसको जलाया हुआ है पहले से, तो ये पता लगाना, सामान्य शब्दों में आपको बता देता हूँ मैं छोटे विद्यार्थियों को समझने के लिए, कि कोई एक वस्तु है, इसको कब जलाया गया है ये आसानी से पता लगाया जा सकता है कि पिछली बार इसको कब जलाया गया होगा। और यदि आप आज जलाकर छोड़ देंगे इस वस्तु को दोबारा भी, और 100 साल बाद इसको कोई खोजता है, तो ये पता लगा देगा कि 100 साल पहले इस वस्तु को जलाया गया था। यानी 100 साल तक लगातार इसके अंदर दोबारा वो कैप्चर होते रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और उतने ही इलेक्ट्रॉन वो दोबारा जलाने पर मुक्त करेगा। ये थर्मोल्यूमिनेसेंस मेथड है, काफ़ी डीप है, मतलब इस पर एक पूरा किताब लिखी जा सकती है, तो मैं पूरी जानकारी इसकी नहीं दे पाऊंगा। लेकिन जली हुई वस्तुओं को थर्मोल्यूमिनेसेंस के माध्यम से ये पता लगाया जा सकता है कि कितने साल पहले वो जली होगी। तो वो जो जले हुए अनाज के दाने हैं, उनसे पता लग जाता है कि ये कितने साल पहले जले हुए हैं। तो पता चल जाता है कि ये 2600 ईस्वी पूर्व या 2400 ईस्वी पूर्व में इन अनाज का इस्तेमाल होता था, यानी उसकी खेती करते थे या वो खाते थे, उसके बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। तो उनके आहार संबंधी आदतों का पता चल जाता है कि वो क्या खाते थे, कौन से जानवरों की हड्डियां मिलती हैं उनके आवासों के आसपास के इलाकों से, उनके रसोई घरों में चूल्हे के आसपास से, तो उससे पता चल जाता है कि इन जानवरों का ये मांस खाते थे। बहुत ही रोचक बातें मैं आपको बताता चलूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वास्तव में अच्छा लग रहा होगा। आप लाइक और कमेंट करके जरूर बताना, कोई सुधार हो तो वो भी बता देना। अभी मैं चैप्टर शुरू ही किया है, थोड़ी लंबी क्लास होगी। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, यानी इस प्रकार की जो जानकारियां हैं ये विशेष प्रकार के व्यक्ति करते हैं जिन्हें पूरा वनस्पतिज्ञ कहते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में कौन कौन से अनाज के दाने मिले हैं? गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, बाजरा, चावल, तिल, बहुत सारी खाद्य पदार्थों के वहां पर दाने मिले हैं। बाजरे के दाने गुजरात के स्थानों से प्राप्त हुए हैं। चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं, यानी बहुत ही कम स्थानों से बहुत ही कम मात्रा में चावल के दाने मिले हैं। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशी कैटल, भेड़, बकरी, भैंस इसमें सुअर की हड्डियां शामिल हैं। पुरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। अब ये कैसे पता लगाया जा सकता है? मान लो कि एक ढांचा मिल गया, एक अवशेष मिल गया, कंकाल मिल गया एक जानवर का, मान लीजिए गाय है, उसका मिल गया कंकाल कहीं पर। उसको देखकर ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि ये पालतू गाय है या जंगली गाय है? गाय तो हमेशा से पालतू तो थी नहीं, गाय को कभी न कभी पालतू बनाया है इंसान ने। कुत्ता भी जंगली था, सारे ही कुत्ते जंगली थे, कुछ प्रजातियों को इंसानों ने पालतू बनाया। सुअर भी जंगली थे, कुछ प्रजातियों को इंसानों ने पालतू बनाया। तो ये कैसे पता लगाया जा सकता है कि कोई भी जानवर पालतू था या जंगली था? इसकी प्रक्रिया है लंबी, लेकिन शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यदि लंबे समय तक जानवरों को पालतू बनाए रखा जाए, ऐसा नहीं है, देखिए ये इतना आसान नहीं है कि जैसे किसी वैज्ञानिक को के सामने रख दिया कि ये 4 गाय के कंकाल हैं और इनमें से बताओ, तो वो देखकर बता देगा कि ये 2 तो भाई पालतू है और ये 2 जंगली हैं। ऐसा नहीं होता है। एक प्रक्रिया है कि यदि गाय की एक प्रजाति को लंबे समय तक पालतू बनाए रखा जाता है, एक ही काल में नहीं कि 20 साल पालतू रखा है तो उसमें कोई बदलाव आ जाएगा, यानी
उनकी बहुत सारी पीढ़ियों को, यानी जो गाय मनुष्य ने पहली बार पाली, फिर उन गायों के बच्चे हुए, बछड़े हुए, बछड़ियाँ हुई, वो गाय बनी, वो बैल बने, फिर उनसे आगे वाली पीढ़ियाँ बनती गई। तो ऐसे 10, 20, 50 पीढ़ियाँ बीतने के बाद में क्या होता है कि उनकी शारीरिक संरचना बदल जाती है, यानी उनके जीवन का रहने का तौर तरीका अलग हो जाता है। उससे उनकी संरचना में, बनावट में, उनके आकार में परिवर्तन आ जाता है। उनके दांत थोड़े छोटे होने लगते हैं, या उनकी जो हड्डियां हैं उनका आकार थोड़ा भिन्न होने लगता है। तो उससे अंदाजा लगाते हैं कि भाई ये जो जानवर है ये पालतू है और ये जो जानवर है वो जंगली है। या कुछ और भी बातें हैं, जैसे जो पालतू जानवर हैं उनके साथ मनुष्यों का प्रेम हो जाता है, जैसे कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ। आपने अपने आसपास भी देखा होगा कि कुछ लोग हैं वो अपने परिवार के सदस्यों की तरह कुत्ते बिल्लियों से या अपने जानवरों से प्रेम करते हैं, अपने घोड़े से प्रेम करते हैं। तो आपने देखा होगा कि उनको दफनाया भी बहुत अच्छे तरीके से जाता है, सामान्य तरीके, ऐसा नहीं है कि उनको फेंक दिया। या पुराने समय में भी ऐसा भी मिलता है कि किसी जानवर के जो किसी मनुष्य के पालतू जानवर जो उसका बहुत प्रिय रहा होगा उसको उसके पास में ही दफनाया गया है। जैसे कुछ जगह में मिलता है कि कुत्ते को मालिक के साथ दफनाया गया है, या किसी बिल्ली को दफनाया गया है, या किसी घोड़े को दफनाया गया है। तो इससे ये पता चलता है कि वो पालतू रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी जंगली जानवर मर गया और उसको आदमी के पास में, कोई बेटा आपके पिता की कब्र के पास में दफनाएगा, ऐसा थोड़ी होता है। तो उससे भी ये अंदाजा होता है कि वो ये जो जानवर हैं वो पालतू बनाए गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जंगली प्रजातियों जैसे जंगली सुअर में वराह, हिरण तथा घड़ियाल की भी हड्डियां मिली हैं। घड़ियाल पानी में रहता है, जैसे आप, वैसे तो मगरमच्छ और घड़ियाल में अंतर होता है। क्या अंतर होता है आप गूगल करना सीखिए, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सी बातों की जानकारी मिलेगी। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा इन आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। यानी जो जानवर, जंगली जानवर मिले हैं उनका वो खुद शिकार करते थे, या शिकारी प्रजातियां अलग होती थी जो शिकार करती थी और उनसे मांस खरीदते थे, ये स्पष्ट नहीं हो पाए। हड़प्पावासी खुद शिकार करते थे या शिकार करने वाली प्रजातियों से मांस खरीदते थे, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी उनके स्थानों से मिली है। फिर उसके बाद में है कृषि प्रौद्योगिकी। हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है कि वो खेती कैसे करते थे। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था या हल से खेती की जाती थी? इसके कुछ अवशेष भी मिलते हैं, जैसे कालीबंगा राजस्थान में, आपको ये चित्र भी दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ साइड में, एडिटिंग करते वक्त मैं डाल दूंगा। कालीबंगा राजस्थान में जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, यानी खेत में आड़ी और तिरछी रेखाएं इस प्रकार से समकोण पर काटती हुई। तो इससे ऐसा लगता है कि दो प्रकार की फसलें यहाँ पर दी गई हैं। एक फसल जो सीधी लाइनें हैं और एक जो आड़ी लाइन है, उनमें अलग अलग फसलें बोई गई होंगी। तो जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष हमें सिर्फ कालीबंगा से मिले हैं, तो हो सकता है सभी जगह इस प्रकार के जुते हुए खेत न हो सकता है कुछ जगह पर सिर्फ वो बीजों का छिड़काव करते हो। तो वो पूरी जानकारी इसके मामले में नहीं है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो भी हम जानकारी लेनी है उसमें दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि लिखा हुआ कुछ है नहीं। जो भी वस्तुएं उपलब्ध हुई हैं खुदाई में, उसके आधार पर अनुमान लगाया जाता है, और अलग अलग जो पुरातत्वविद है या इतिहासकार हैं वो अलग अलग तरीके से व्याख्या करते हैं चीज़ों की। मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की मूर्तियां, यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। वृषभ का यहाँ पर एक चित्र भी दिया गया है, यहाँ पर एक बैल का चित्र दिया गया है। तो उससे जानकारी मिलती है कि यहाँ पर जोतने के लिए, और कुछ जगहों पर हल की आकृतियाँ भी मिली हैं, आपको आगे आ भी जाएगा। मतलब मिट्टी के बने हुए हल भी मिले हैं या दूसरे जो पदार्थ हैं उनके बने हुए हल भी मिले हैं। तो उसके माध्यम से ये पता लगता है कि वो वहाँ पर खेती करते थे और खेती में बैलों का और हलों का इस्तेमाल होता था। अब इसके बाद में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों, जो पाकिस्तान वाला मरुस्थल इलाका है, और बनावली हरियाणा से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप मिले हैं। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन, यानी कालीबंगा हिंदी में अर्थ इसका होता है काली चूड़ियाँ, राजस्थान में स्थान है, नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबंध है। यानी परिपक्व हड़प्पा का नहीं है, वो आरंभिक हड़प्पा का, यानी 2600 ईस्वी पूर्व से पहले के समय का है। इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो कि मैंने आपको चित्र में दिखाया, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती होंगी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है कि औजारों को, कौन से औजार फसल काटने के लिए काम में लिए जाते होंगे। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का उपयोग करते थे, यानी पत्थर के फलक, और उनके जो हत्थे हैं
वो लकड़ी के बनाए गए हों उसका इस्तेमाल करते होंगे, या फिर धातु के औजारों का प्रयोग करते होंगे। धातु से मुझे याद आया, यहाँ पर कौन सी धातु इस्तेमाल की जाती है? कांसा। अब कांसे के साथ तांबा तो निश्चित रूप से आता है, क्योंकि कांसा है वो किससे बनता है? कांसा बनता है तांबा प्लस टिन से, और टिन में भी कई बार रांगा आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होता है, रांगा मतलब टिन, एक ही बात है। तांबे में यदि आप टिन मिला देंगे तो वो कांसा बन जाएगा। तो ये कौन सी किस काल की सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। जैसे होता है ना पाषाण युगीन, लोह युगीन, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांसे का इस्तेमाल होता है। तो धातु की जानकारी थी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो एक मैं ये भी बता दूं कि जो कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं उनके लिए, कि सबसे पहली जो धातु मनुष्य ने खोजी वो तांबा थी। फिर उसके बाद में टिन इसमें मिलाए जाने लगे तो कांसा बनने लगा। फिर उसके बाद में लोहे की बात आती है। जब हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे तो लोहे की बात आ जाएगी। तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। तो हो सकता है वो कांसे के औजारों को भी इस्तेमाल करते हों, लेकिन ज़्यादातर अब भी पत्थर के फलक हमें मिलते हैं। पत्थर के औजार अब भी बहुतायत में मिलते हैं, जो पाषाण काल में मिलते थे। अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। ये आईएएस की परीक्षा में 2-1 साल पहले क्वेश्चन भी आया था कि अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित है। क्यों? इसके बारे में भी कुछ जानकारियां मतलब दी गई थी सेमी एरिड एरिया के संबंध में। वो जानकारी यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जहाँ संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी, इसके लिए कुछ नहरें भी मिली हैं। जो मैंने आपको चित्र दिखाया था, अफगानिस्तान में ऊपर जो स्थान हमने देखा था शोर्तुगही, वहाँ से नहरों के अवशेष मिले हैं। अफगानिस्तान में शोर्तुगही नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये आपको याद रखना है कि किस हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं। शोर्तुगही, और कौन से देश में है वो? अफगानिस्तान में। कौन से देश में है? अफगानिस्तान में। कक्षा 12 के विद्यार्थी 12th की बुक खोलें और साथ साथ शोर्तुगही है तो उसके पास में लिख दें अफगानिस्तान, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन सा स्थान कहाँ पर है। परंतु पंजाब और सिंध में नहीं, यानी जहाँ पर बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, जो प्रसिद्ध है पंजाब और सिंध तो नदियों के लिए, वहाँ पर तो नहरें मिली नहीं है, जबकि हमें कहाँ पर मिली है? शोर्तुगही में। ऐसा भी संभव है कि वो नहरें लुप्त न हो गई हो, या उनमें जो मिट्टी की गाद भरकर उनको खुदाई में पहचान पाना मुश्किल हो गया हो। तो ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई हो, यानी उसके अंदर जो मिट्टी है, कीचड़ है, वो इकट्ठा हो गया हो। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का सिंचाई में इस्तेमाल होता हो, या जो तालाब हमें मिलते हैं, जैसे बड़े बड़े तालाब आपको कहाँ पर मिलते हैं? धोलावीरा में मिलते हैं। तो हो सकता है उनका सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया गया हो, या कुओं का सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया गया हो। कुओं से अब भी सिंचाई होती है, आप देखते हैं। तो हो सकता है उनका प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। यहाँ देखिए ये चित्र दिखाई दे रहे हैं धातु के औजार। अब यहाँ पर हो सकता है कोई किसी प्रकार से छेद वगैरह करके और यहाँ पर हत्था लगा दिया गया हो। तो ये धातु के औजार यहाँ पर आपको दिखाई दिए गए हैं हड़प्पाकालीन। इसके अतिरिक्त धोलावीरा गुजरात में मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः खेती के लिए जल संचयन हेतु किया जाता होगा। कि जल संचयन मतलब जल इकट्ठा किया गया है वहाँ पर, ताकि जब फसलों को पानी की जरूरत हो तो वहाँ से सिंचाई के लिए पानी दिया जा सके। धोलावीरा के जलाशयों को आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी गया है। ये देखिए, ये धोलावीरा का एक जलाशय दिया गया है। इसमें सीढ़ियाँ दी गई हैं। धोलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य को देखिए, यानी इसका जो चिनाई का कार्य है, मिस्त्री का जो इसका जो काम है, वो भी आप देख सकते हैं। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कितनी बेहतर संरचना अभी भी पड़ी हुई है ये, और 2-3 हज़ार साल पुरानी, लगभग 3,000 साल पुरानी संरचनाएं हैं। अब इसके बाद में एक टॉपिक और कर लेते हैं। इसमें पुरावस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? जैसे मैंने आपको बताई, वैसे बहुत सारी विधियां हैं जिसके बारे में तो यहाँ जानकारी नहीं दी गई है। इसमें कुछ चक्कियाँ दी गई हैं, जैसे यहाँ पर एक चक्की दी गई है, और इसको देखिए ये घिसने के लिए पत्थर है, इसके ऊपर ये 2 पत्थर दिए गए हैं, अवतल चक्की। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। ये जानकारी कहाँ से ली गई है वो मैं बता देता हूँ। अर्नेस्ट मैके की पुस्तक फर्दर एक्सकेवेशंस, एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई, एट मोहनजोदड़ो, यानी मोहनजोदड़ो में बाद में जो और खुदाई हुई उससे संबंधित ये अर्नेस्ट मैके ने जानकारी दी है। इसमें एक चक्की के बारे में जानकारी है, शॉर्ट में बता देता हूँ मैं आपको। भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने के यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खननों पर सबसे आरंभिक रिपोर्टों में से एक से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। यानी ये जो नीचे का अंश है वो अर्नेस्ट मैके की पुस्तक से या उनकी जो रिपोर्ट है उससे दिया गया है। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहला वीडियो है, और इसमें मैं थोड़ा सा डिटेल में इसलिए बताना चाहता हूँ कि चैप्टर की शुरुआत में मुख्य मुख्य बातें यदि आपको समझ में आ जाएंगी तो फिर आप आगे वाला जो चैप्टर है, जैसे इसमें मैं जितने समय में 4 पेज पढ़ाऊंगा, आगे आने वाले वीडियो में इतने समय में आपको 7 से 8 पेज देखने को मिल जाएंगे। अवतल चक्कियाँ बड़ी संख्या में मिली हैं मोहनजोदड़ो में, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। इनका काम अनाज पीसना था, अनाज पीसने के काम में ली जाती थी। साधारणतः ये चक्कियाँ मूलतः कठोर कंकरीले अग्निज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। अग्निज जो आग्नेय चट्टान आपने
अवसादी आग्नेय कायांतरित चट्टानों के बारे में आपने पढ़ा हो तो आग्नेय चट्टानों के बारे में जानकारी है। और आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं, इनका बहुत अधिक यूज किया जाता है क्योंकि सभी स्थानों से लगभग मिली है। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा, तल देखिए आप किस प्रकार से ढलवा, ये इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा। निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, यानी ऐसे सीधा इस पर यदि कुछ पीसने की कोशिश करेंगे तो आगे पीछे से उठेगा, तो इसको पहले मिट्टी में अच्छी तरीके से सेट किया जाता था, उसके बाद में इसके ऊपर अनाज पीसने का काम किया जाता था। यानी मिट्टी में डालने से क्या होगा, इन्हें हिलने से रोका जा सकेगा। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं, एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, यानी एक पत्थर नीचे वाले पत्थर के ऊपर आगे पीछे करके हिलाकर और अनाज पीसा जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था। तथा दूसरी वे है जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियां तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था, यानी अलग प्रकार की जड़ी बूटी कूटने के लिए या मसाला कूटने के लिए छोटी चक्की एक प्रकार की, ऊपर से पत्थर से चोट मारकर और उन मसालों को पीसने का काम होता होगा। तो अर्नेस्ट मैके ने ये लिखा है कि जो हमारे श्रमिक हैं जो खुदाई कर रहे हैं उन्होंने इसको नाम सालन पत्थर दिया है। जो दूसरे प्रकार की चक्की है जिसको सिर्फ मसाला कूटने के लिए या जड़ी बूटियां तैयार करने के लिए काम में लिया जाता था, उसको सालन पत्थर जो काम कर रहे हैं श्रमिक हैं उन्होंने काम में लिया है। और उन्होंने लिखा है कि मेरे बावर्ची ने ये कहा है कि एक संग्रहालय से उधार लाकर रसोई में प्रयोग करने के लिए भी ला दीजिए, कि ये उपयोगी है, अभी भी उपयोगी है, रसोई में ला देंगे तो काम में आ जाएगी। यानी एक प्रकार से पुस्तक में चर्चा के रूप में उन्होंने लिख दिया है। और ये बातें अर्नेस्ट मैके ने लिखी हैं फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदड़ो 1937 में लिखी हुई इस पुस्तक से हमें जानकारी मिलती है।